नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजीत आर्य और आपके लिए आज लेकर आया हूं जो कल पहला पार्ट करा दिया था मैंने समाजशास्त्र का, जो समाजशास्त्र के पहले चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो जिसका पहला पार्ट मैंने एक करा दिया था और दूसरा पार्ट रह गया था जिसमें आपकी पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे, ये भी ठीक से समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित और राष्ट्र से क्या आप समझते हैं ये भी पढ़ेंगे। राष्ट्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद से क्या आशय है ये भी पढ़ेंगे। और भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ तो ये भी पढ़ेंगे। और भारतीय समाज के प्रमुख पारंपरिक लक्षण भी पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे और भी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। और ये चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जो आगे की जो वीडियो थी, पहला पार्ट था, वो आपने अगर नहीं देखा हो तो इसको देखने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आप थोड़ा वेट कीजिए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। दोस्तों, आपने उपनिवेशवाद का अर्थ बहुत सुना होगा, उपनिवेशवाद, लेकिन आज हम इसका अर्थ बताने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं। यह कब से प्रारंभ हुआ तो चलते हैं इसको देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, उपनिवेशवाद का अर्थ जो है, उपनिवेशवाद का अर्थ किसी समाजवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। मतलब कोई समाजवादी देश अगर दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व, अपना शासन स्थापित कर देता है, जमा देता है वहाँ पर और अपना वर्चस्व बना लेता है वहाँ, तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है। जब उसको वर्चस्व बना लेता है और उसे जब पराजित कर देता है, जब उसकी लड़ाई लड़ता है तो पराजित कर देता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसमें कहा गया है उपनिवेशवाद का अर्थ किसी समाजवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना और उसे पराजित कर बनाना, यही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ तो इसको भी बता देते हैं आपको हम। तो ये 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिकी महाद्वीप पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उनको उपनिवेश बनाने का पहला चरण प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ये तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। और सीबीएसई बोर्ड में तो चैप्टर आता ही नहीं है, लेकिन उनके लिए भी चैप्टर है। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे कहते हैं कि उपनिवेश बनाने का पहला चरण 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के बीच के काल में यूरोपियों द्वारा भौगोलिक खोजों के बाद पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने बड़े औपनिवेशिक समाज स्थापित किए। बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। किसने किए तो पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने। जो पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैंड, फ्रांस जो थे वो यूरोपीय देश थे। यूरोपीय देशों ने मिलकर के और उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की और स्थापित भी किए। तो देख लेते हैं आगे हमारा टॉपिक है। आगे टॉपिक है एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित।
जो एशिया और अफ्रीका जो है उसमें उपनिवेश स्थापित, मतलब उसमें कैसे क्या हुआ, तो जो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनमें उपनिवेश स्थापित करने वाले देशों के नाम ये हैं, इंग्लैंड ने किए, फ्रांस ने भी किए, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी तथा इटली ने, इटली के बाद में रूस तथा अमेरिका और जापान जैसे देशों ने उपनिवेश स्थापित किए। कहाँ किए? एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनमें इन लोगों ने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे। अच्छा, अब आगे वाला जो हमारा टॉपिक है आगे को, तो इस टॉपिक को भी हम देखते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये भी आने की संभावना है। 4 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो छोटा मोटा भी क्वेश्चन देखना पड़ता है, नहीं तो फिर हम चौट खा जाते हैं अगर परीक्षा देते समय। तो राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है। जो राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में, जो कोई भी देश सही वो अकेले एक आदमी का देश नहीं होता है, वो सारे समुदाय का देश होता है, वो सारे राष्ट्र का। जब एक समुदाय एक समूह बन करके समुदाय बनता है तो वह एक राष्ट्र का रूप ले लेता है और राष्ट्र का रूप प्रस्तुत करता है। अनेक साझा विशेषताओं पर वह आधारित होता है। साझा मतलब कई लोगों, बहुत से लोगों का जब एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप बन जाता है, बहुत से लोगों का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे ही राष्ट्र कहा जाता है। कई के भारत में बहुत से लोगों का एक ग्रुप है, तभी भारत को एक राष्ट्र का नाम दिया गया है। तो राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं तो इनको भी देखेंगे हम, विशेषता क्या है, तो इनकी विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो विशेषता देख लेते हैं क्या हैं। तो इससे पहले हम चलिए आपसे एक निवेदन कर दूं कि जो ये समाज के बारे में है, अगर आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, पहला पार्ट जो हमारा निकल के गया है, अगर नहीं देखी हो तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो लिंक मिलेगी उससे आप देख सकते हैं। और कोई डाउट जो आपको होते हैं, जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके और ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। और उसके बाद में PDF जो इसकी लिंक है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी आपको PDF लिंक भी मिल जाएगी, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारे और भी मित्रों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो देख लेते हैं राष्ट्र की विशेषताएं क्या हैं। राष्ट्र की विशेषताएं, तो राष्ट्र की विशेषताएं सामान्य भाषा होनी चाहिए। भाई राष्ट्र की विशेषता पहली तो ये होती है सामान्य भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई समझ सके भाषा को। तो इसलिए राष्ट्र की विशेषताओं को बताया गया है भाई कि सामान्य भाषा होनी चाहिए। जब तक सामान्य भाषा अगर नहीं होगी तो हमारी अगर भाषा को कोई नहीं समझेगा तो फिर हमारे राष्ट्र को बेकार बताएगा हर कोई। और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, ये हमारा निश्चित एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और इसका इतिहास भी होना चाहिए अपने राष्ट्र का। और धर्म पर आधारित होना चाहिए। भारत में कई लोग धर्म के लोग रहा करते हैं। और प्रजाति, आप जानते हो कि भारत में प्रजातियाँ बहुत प्रकार की पाई जाती हैं। भारत में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जातियाँ बहुत हैं और जातियाँ बहुत पाई जाती हैं भारत में। और राजनीतिक जो है आकांक्षाएँ वो भी कुछ अलग होनी चाहिए राष्ट्र की। तो ये राष्ट्र की विशेषताओं में बता दिया गया। इसके बाद में देख लेते हैं राष्ट्र से क्या आशय है। राष्ट्र से क्या आशय है, तो राष्ट्र से क्या आशय है ये भी देख लेते हैं। ये आपको शायद समझ में आए। तो चलिए, राष्ट्र से आशय उस विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को प्रबल रूप से जीवन में आत्मसात किया जाता है। इसमें राष्ट्र तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना गया है। इसमें जो है
भारत का जो लोग हैं, इन्होंने भारत का जो राष्ट्र है, भारत को बहुत ही सर्वोपरि माना है। और आगे देख लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ, तो ये भी देख लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है, जो हमारे देश में उपनिवेश के प्रसार के उपरांत प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल हो जाने के परिणाम स्वरूप जब हमारे देश में बाहर के अंग्रेज़ों ने आकर के उपनिवेश जमा दिए, उपनिवेश स्थापित कर दिए, तो ये परिस्थितियां देखकर भारत ने राष्ट्रवाद का विकास किया। जो भारत के लोगों ने ये परिस्थितियां सारी देखी, उसके बाद में राष्ट्रवाद का विकास किया तथा ब्रिटिश शासन में तथा यह ब्रिटिश शासन काल में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रबल हुआ है। आपको मालूम है 19वीं शताब्दी में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जब इसे भारत को राष्ट्र का रूप दे दिया गया है, यही है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है भारतीय समाज में प्रमुख पारस्परिक लक्षण। भारतीय समाज है उसमें प्रमुख पारस्परिक लक्षण। अब आपको पहले ही बताया था मैंने, अनेकता में एकता। भारत में प्राचीन काल से यह देखा जाता है कि अनेकता में एकता है। भारत के लोग तो अनेक हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी एकता बनी हुई है। एकता कभी नहीं टूटी, एकता टूटने वाली नहीं है। तो भारत के लोग जो हैं एक बनकर रहते हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों का मात्र एक ही समूह बनकर आया है। तो यही बस देखा गया है कि अनेकता जो होती है उसमें एकता होनी चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो और इसके बाद में मैंने कल भी आपको बताया था वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था। हाँ, वर्णाश्रम वर्ण जो है भारत में 4 प्रकार के पाए गए हैं। एक तो होता है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वो वेद अध्ययन और पूजा पाठ ये सारा कुछ कार्य कराता है। उसका काम होता है कि जनता को, देश को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए बुद्धि प्रदान करना, उन लोगों को आदेश देना और उनके आदेशों का पालन करते हैं। वो तीनों जो होते हैं वर्ण, वो तो क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय जो होता है वो देश की रक्षा करता है, जो क्षत्रिय होता है वो देश की रक्षा करता है, और जो शूद्र होता है, वैश्य होता है, जो वैश्य है इनकी देखभाल करता है, कार्य कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है ये शूद्र देखता है। उसके बाद में शूद्र जो होता है, शूद्र वो अपना इन सब की वो सेवा करता है शूद्र। और इसके बाद में आश्रम की बात बता दूं, आश्रम 4 प्रकार के पाए गए हैं। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरुकुल की विद्या पढ़नी चाहिए और वेदाध्ययन करना चाहिए। 25 वर्ष के बाद उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में उसे अपने परिवार को ठीक से चलाना चाहिए और फिर वह 50 वर्ष की जब उम्र में पहुंचता है तो 50 वर्ष के बाद वह पहुंचता है तो 50 वर्ष में उसे वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए और वानप्रस्थ में आश्रम को लेकर और वह दूर कहीं जंगल में जाकर अपना साधना करता है। तो ये तो वैसे अभी नहीं देखा जाता है, लेकिन पहले प्राचीन काल में यही होता था। जब वानप्रस्थ आश्रम जब लोग ले लिया करते थे तो दूर जंगल में चले जाते थे और भगवान की प्रार्थना उपासना में लगे रहते थे, भगवान की जो प्रार्थना है उसमें लीन रहते थे। उसके बाद में जब 75 वर्ष का वो व्यक्ति हो जाता है, 75 वर्ष के बाद वह व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश ले लेता है और वह फिर लोगों को उपदेश करता है और उपदेश करके गृहस्थ आश्रम को ठीक से चलाने के लिए उन लोगों से कहता है और बताता है उनको कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद में जाति व्यवस्था जो है भारत में महत्वपूर्ण रूप से पाई गई है। जाति व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत में कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं भारत में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था। अब देख लेते हैं संयुक्त प्रणाली परिवार। जो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है वो
वो पहले भी मैंने आपको बताई थी। आगे वाला अगर पार्ट नहीं देखा हो आपने तो वो तो आपके लिए खेद है, लेकिन कोई नहीं, देख लेते हैं। इसमें भी आपको समझा लेता हूँ। संयुक्त प्रणाली परिवार उसे कहते हैं कि जहाँ पर एक पूरा समूह होता है, एक घर होता है, उसी का जो छत होती है, छत के नीचे सारे लोग रहते हैं। 3 पीढ़ियों तक के लोग रहा करते हैं, 3 पीढ़ियों से और आगे के लोग रहते हैं एक ही छत के नीचे और एक ही रसोई का खाना खाते हैं और वहीं पर रहा करते हैं। उन्हीं को संयुक्त प्रणाली परिवार कहा जाता है, जो एक ही छत के नीचे रहा करते हैं और एक ही रसोई का खाना खाते हैं, उन्हीं को संयुक्त प्रणाली परिवार कहा गया है। अब देख लेते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार मैंने पहले ही बता दिया है, अब भी आया है तो ये भी बता देता हूँ। आई होप आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लेना, ताकि आपके जो सारे डाउट हैं वो पूरे बिल्कुल चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। तो नो टेंशन रहो, बिल्कुल आपको मैं कराऊंगा क्लियर। तो पितृसत्तात्मक परिवार उसे कहते हैं जहाँ पर जिस परिवार में पिता एक मुखिया होता है, जिस परिवार का पिता मुखिया होता है, पिता ही जैसे चलाना चाहता है अपने परिवार को वैसे चलाने की कोशिश करता है, उसी को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और मातृसत्तात्मक परिवार उसे कहा जाता है जहाँ पर माता मुखिया होती है, माँ ही चलाने की कोशिश करती है, हमें इस परिवार को कैसे चलाना है। तो ये सारा कुछ माँ के ऊपर होता है कि इस परिवार को कैसे चलाना है, क्या करना है। तो बस यही है। और उसके बाद में देख लेते हैं आगे हमारा क्या है। तो भारतीय समाज में पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव क्या हैं। तो जाति तथा धर्म के प्रभाव में कमी। भाई साहब, जाति और धर्म को आज लोग भूल गए हैं, सारा कुछ भूल गए हैं। जो प्राचीन काल से चली आ रही रीति थी उसको आज भूलते जा रहे हैं लोग। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ और प्रभाव पड़ रहा है ये फालतू का। तो और संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया। जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, शामिल परिवार हुआ करते थे, वो एक साथ रहा करते थे सारे, उनका भी विघटन हो गया। तुरंत सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, शादी होने के बाद सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी परंपरा थी, वो भी छूट रही है। और इनके विवाह में भी परिवर्तन आता जा रहा है। जो विवाह होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, कई प्रकार के विवाह होने लग गए हैं। पता नहीं कौन कौन से विवाह होते हैं, पहले तो ये नहीं होते थे। और उसके बाद में देखा गया है कि शिक्षा की प्रणाली जो है उसमें भी परिवर्तन आ गया है। पहले व्यक्ति जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था तो उसको गुरुकुल में प्रवेश दिलाया जाता था और उसको उपनयन संस्कार करा करके उसको विद्या अध्ययन में लगा दिया जाता था। और वो 8वीं वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करता था और वेद विद्या को पढ़ता था, धर्मशास्त्र की विद्या को पढ़ता था। लेकिन आज ये विद्या बिल्कुल चली गई। अलग अलग स्कूलों में वही पढ़ाई जाती है जो ब्रिटिश इंडिया हमारे यहाँ पर छोड़ के चली गई है। उसके बाद में अगला जो है, राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। राजनीति जो क्षेत्र है उसमें भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पहले राजनीति धनुष बाण से हुआ करती थी, धनुष बाण होते थे उनसे राजनीति हुआ करती थी, सब लोग इससे ही राजनीति लड़ा करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन आज तो बंदूकें वगैरह सारा कुछ मिलता है। उसके बाद में आज तो राजनीति में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए ये आप उल्लेखनीय है, तो इसको हम डिस्कस कर लिए हैं और ये चैप्टर आपको आई होप समझ में आया होगा, तो मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे और भी मित्रों को लाभ पहुँच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर कोई क्विज हो, कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को डालें और हम उसका पढ़ करके आपको आंसर देंगे। अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आर्य स्टडी पॉइंट का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो इससे अगली वीडियो थी, अगले पार्ट था, पहला पार्ट, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद में और इसकी जो PDF है वो PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस नो टेंशन रहिए और बस अगली वीडियो में मिलते हैं। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।